हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं इग्नेशिया मेडिसिन को। तो सबसे पहले आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इग्नेशिया रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन किसे बोला जाता है। तो इग्नेशिया को रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन भी बोला जाता है। तो अगर हम समझते हैं ये वर्ड कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे पाइल्स हैं, तो पाइल्स के केस में क्या होता है कि पर्सन उसे बैठने से रिलीफ मिलता है, बट ये इग्नेशिया के केस में क्या हुआ कि पर्सन को चलने से आराम मिलेगा। मीन्स जो नेचुरली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अल्सर में पेन होता है, इसको नहीं हो रहा है पेन, है ना। तो नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं, ये मेडिसिन का पर्सन उसके विपरीत चलता है, तो इस मेडिसिन में बिल्कुल उल्टा होता है। नाउ अब हम इसके सोर्स देखते हैं। तो सोर्स वेजिटेबल किंगडम है। साइनोनिम इसका इग्नेशियस बीन है, सेंट इग्नेशियस बीन है। फैमिली लोगेनेसियाई फैमिली। प्रूवर डॉक्टर हेनीमैन थे, उन्होंने इसको 1805 में प्रूव करा था। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 9 डेज है। माइस्मेटिक बैकग्राउंड सोरा है। पर्सन का टेम्परामेंट वेरी सेंसिटिव टेम्परामेंट है, बहुत ज़्यादा नर्वस और सेंसिटिव टेम्परामेंट। डायथिसिस हिस्टेरिकल डायथिसिस है, और थर्मल रिलेशनशिप में नाइदर चिली नॉर हॉट बट ईजिली अफेक्टेड बाय कोल्ड, मतलब ना ज़्यादा चिली है ना हॉट है, बट इसको कोल्ड से ही जल्दी इफेक्ट हो जाता है। नाउ अब हम इसका पढ़ रहे हैं स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन में हमको इसमें से 5 याद रखना है, ठीक है। इसमें से हम 5 याद रख लेंगे जो भी आपको ईजिली याद रह जाते हैं। और ये जो डिजीज़ेज़ हैं, क्लिनिकल यूज़ में हम इसके 10 पॉइंट्स याद कर लेंगे जो आपको ईज़ी लगे। नाउ इसका सबसे अच्छा एक्शन सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम पे होता है, ठीक है। तो इस सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम पे बढ़िया काम करती है। तो कॉर्ड्स पे अच्छा काम करेगी, आइस पे, थ्रोट पे, स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे, किडनी पे, और वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। नाउ कॉर्ड्स की बात करते हैं। तो कॉर्ड में हाइपर एस्थीसिया की कंडीशन में, स्पाज्म में और पैरालिसिस में हम देते हैं इसको। देन आइज़ में हिस्टेरिकल एस्थेनोपिया में काम करेगी। थ्रोट में ग्लोबस में। स्टमक में एटोनी की कंडीशन में, गॉननेस और ग्रेट एम्पटीनेस की कंडीशन में वर्क करेगी। इंटेस्टाइन में डायरिया और प्रोलैप्स एनस की कंडीशन में वर्क करेगी। किडनी में नेरस डायूरेसिस, मतलब यूरिन करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड जो वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोपियस मेंस्ट्रुएशन और वुमेन के मेंटली हिस्टीरिया की कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। नाउ इग्नेशिया मेडिसिन को अब हम एलेंस की नोट से पढ़ते हैं। तो इसका कॉमन नेम सेंट इग्नेशियस बीन है, और इसकी फैमिली लोगेनेसियाई फैमिली है। प्रूवर इसके डॉक्टर हेनीमैन सर थे, जो हम देख चुके हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इट इज़ स्पेशली सूटेड टू नर्वस टेम्परामेंट। नर्वस टेम्परामेंट से हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है पेशेंट, ठीक है, घबराहट रहती है। वुमेन ऑफ सेंसिटिव ईजली एक्साइटेड नेचर, मीन्स जो वुमेन होती है ना, वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती हैं। जैसे आप उनसे कुछ कह दो कि छोटी छोटी बात पे उन्हें बुरा लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और एक्साइटेड ईजिली एक्साइट हो जाती हैं। देन डार्क हेयर एंड स्किन बट माइल्ड डिस्पोजिशन, तो हमें यहाँ पर माइल्डनेस देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज़ माइल्डनेस? तो आप एक समझते हैं कि एक होता है सैड पर्सन और एक होता है चीयरफुल पर्सन। अब ये ना ज़्यादा ना सैड होता है ना चीयरफुल होता है, उनके बीच का होता है माइल्डनेस। मतलब एक सज्जनता आपको देखने को मिलेगी, आपसे आएगा, बहुत तहजीब से बात करेगा। तो यहाँ पर माइल्डनेस हमें इग्नेशिया में देखने को मिलती है। क्विक टू परसीव, रैपिड इन एग्जीक्यूशन, मतलब ये पर्सन क्या चीज़ों को जल्दी समझ पाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही ये जल्दी से एक्शन भी ले पाता है। जबकि हम पल्सेटिला में क्या देखते हैं? इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट विद फेयर कॉम्प्लेक्शन ईल्ड लैक्रीमोस बट स्लो एंड इंडिसिसिव। तो पल्सेटिला इसका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल उल्टा होता है। तो पल्सेटिला में फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है पेशेंट का, साथ ही साथ वो हार मान जाती है ना। और लैक्राइमोस आंखों में एकदम आंसू भर जाते हैं, एकदम रोने सी शक्ल बना लेती है। और पल्सेटिला स्लो होती है और इनडिसिसिव होती है, मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं इग्नेशिया एकदम चीज़ों को भांप कर और
एकदम से डिसीजन ले पाती है, एकदम से एक्शन ले पाती है, बट पल्सैटिला इनडिसिसिव होती है, वो डिसीजन नहीं ले पाती है ना, वो क्या होती है, स्लो होती है और इनडिसिसिव डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती उसमें। नाउ मेंटल जनरल्स में हम क्या देखते हैं, इग्नेशिया में बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर, ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव। तो अगर किसी पर्सन को गुस्से की वजह से कोई दुख है, ग्रीफ है, उसके कारण या डिसअपॉइंटेड लव की वजह से एलिमेंट्स आए हैं, बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम इग्नेशिया सोच सकते हैं। ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड ओवर इमेजिनरी ट्रबल। तो ये अपने आप से ही मतलब कुछ ट्रबल्स ले, मतलब अपने आप से ही सोचती रहती है, कुछ भी इमेजिनरी ट्रबल्स होते हैं इसके, और ये अकेले रहती है, ठीक है, अकेला। इसको बाद में जब ये इसको एंगर हो जाएगा, ग्रीफ हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड लव हो जाएगा, उसके बाद ये अकेला रहना पसंद करती है। mental condition rapidly and almost incredibly short time change from joy to sorrow, laughing to weeping, moody। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट में जैसे बहुत कम टाइम में उसका, जैसे कहते हैं, उसकी मेंटल कंडीशन बदल जाती है, कि पहले अभी कल तक पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी था, अब अचानक से बहुत ज़्यादा सैड है, हंस रहा था अब अचानक रोने लगा, तो ये बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन होती है। Now person mentally and physically exhausted by long concentrated grief। तो ऐसे पर्सन जो बहुत टाइम से मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत लंबे टाइम से कोई ग्रीफ की कंडीशन है, दुख की कंडीशन है उसकी वजह से, तो उस कंडीशन में हम इग्नेशिया को रिफ़र कर सकते हैं। डिज़ायर टू बी अलोन, ठीक है, अकेले रहने चाहेगा पर्सन। फाइनली सेंसिटिव मूड, डेलिकेट कॉन्शियसनेस। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मूड रहता है, डेलिकेट रहता है पर्सन, डेलिकेट कॉन्शियसनेस रहती है। इनकॉन्स्टेंट, इम्पेशेंट, इनरेजोल्यूट, क्वारलसम। तो क्या होता है कि पर्सन में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, ठीक है, और कांस्टेंट नहीं होता। जैसे एक आप चीज़ कर रहे हो, फिर बाद में ये मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये अपने घर की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है बहुत, बाद में इसका ये वो चीज़ को रोक देगा जब ये बहुत ज़्यादा मूड इसका बहुत ग्रीफ में चला जाता है, ठीक है, तो ये हार मानने की जो टेंडेंसी है कि मतलब सब कुछ छोड़ देता है ये, तो ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, इनकांस्टेंट होता है, रुक जाता है ये बीच में, ठीक है, ये कोई काम कर रहा है तो बीच में उसको छोड़ने की टेंडेंसी होती है ना। फिर ये इम्पेशेंट होता है और बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है, ठीक है, ये अड़ा अड़ा नहीं रह पाता, ठीक है, जो एक होती है कि हमने ये ठानी है तो हम ये इस पे ही बने रहें, तो वो नहीं रहता, ये पर्सन बीच में वो चीज़ छोड़ देता है, डिसकंसर्टेड स्टेज में आ जाता है। देन एमिएबल इन डिस्पोजिशन, ए फीलिंग वेल बट ईजली डिस्टर्ब बाय वेरी स्लाइटेस्ट इमोशन, ईजली ऑफेंडेड। तो ये क्या होता है कि पर्सन को अगर आप ज़रा सा भी डिस्टर्ब, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से ये डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी स्लाइट इमोशन से ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसे जल्दी बातों का बुरा लग जाता है। द स्लाइटेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग और कॉन्ट्राडिक्शन एक्साइट्स एंगर। तो अगर इसको हमने इसकी ज़रा से भी कमी बता दी या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है, इसके विपरीत हम जाते हैं, तो इसको एकदम से गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और गुस्सा किस पे आता है, इसको खुद पर आता है, दूसरों पर नहीं आता, इसको खुद पर बहुत जल्दी से गुस्सा आता है। चिल्ड्रन व्हेन रेपेयरमेंट स्कोल्डेड और सेंट टू बेड्स गेट सिक और हैव कन्वर्जन इन स्लीप। तो क्या होता है कि अगर बच्चों की आपने डांट फटकार लगा दिया, उनको डांट दिया, ठीक है, तो क्या वो बीमार पड़ जाते हैं या फिर उन्हें कन्वर्जन्स आते हैं सोते वक्त, ठीक है, तो बच्चों को अगर डांट फटकार लगाओ के उसके बाद एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम इग्नेशिया को सोच सकते हैं। इल इफेक्ट्स फ्रॉम बैड न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल गई जिसके बाद ये पर्सन बीमार पड़ गया। फ्रॉम वेक्सेशन विद रिजर्व्ड डिस्प्लेजर, तो इसको कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब वेक्सेशन मीन्स बहुत परेशान कर रही है, और उसको ही रिजर्व डिस्प्लेजर मतलब उसको ये अपने ही अंदर रखा हुआ है, किसी से शेयर नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम इग्नेशिया को सोच सकते हैं। फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग्स, जैसे कि गुस्सा है, बहुत पर्सन को गुस्सा आ रहा है, इसने गुस्सा दबा लिया। ग्रीफ है, ग्रीफ अपने अंदर दबाए रखे हुए है, ठीक है, उसको बाहर नहीं निकाल रहा है, मतलब एक जैसे गुस्से में हम रिएक्ट करते हैं वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये उसके अंदर ही गुस्सा है।
तो उस कंडीशन में हम ये मेडिसिन सोचते हैं। अब शेम एंड मॉर्टिफिकेशन, अगर पर्सन को शेम, ठीक है, किसी बात पे शर्मिंदा होना पड़ा या उसकी मॉर्टिफिकेशन, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती की किसी ने, तो उसके बाद पेशेंट को बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इग्नेशिया मेडिसिन को रेफ़र करते हैं। इनवॉलेंट्री साइंग मतलब जैसे एक सांस जैसे छोड़ते हैं पेशेंट ऐसे करके, तो ये बिना, जैसे हमारा बोझ हल्का हो गया हो, तो इस तरीके के ये पेशेंट इनवॉलेंट्री साइंग करता रहता है। नाउ फिजिकल जनरल्स में द रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये रेमेडी है ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन की। द रोर्स इन ईयर्स और एग्रावेट्स बाय म्यूजिक द पाइल्स व्हेन वॉकिंग। तो क्या होता है कि जो इसके कान में जो रोरिंग है, ठीक है, वो जैसे मतलब म्यूज़िक से क्या होता है कि इसको म्यूज़िक से मतलब जैसे रोरिंग हो रही होती है, तो उससे जैसे बहुत शोर शराबा हो रहा होता है, ठीक है, शोर शराबे से इसको आराम मिल रहा है। पाइल्स, जब ये चल रहा है तो इसको आराम मिल रहा है। और इसको जब ये जैसे निगलने में, अगर इसको जैसे निगलने में मतलब ये आराम आसानी से निगल पा रहा है, ठीक है। जब इसके थ्रोट में दर्द है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट है, मतलब थ्रोट में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर भी ये आसानी से निगल पा रहा है। एम्प्टी स्टमक नॉट बाय ईटिंग, ठीक है, तो वैसे इसको खालीपन लग रहा है, और जैसे खाना खा ले रहा है तो इसको खालीपन नहीं लग रहा है। और कफ जो है इसकी जितना ज़्यादा वो खांसता है उतना उसको आराम मिल रहा है, ठीक है। कफ ऑन स्टैंडिंग स्टिल ड्यूरिंग अ वॉक, मतलब जैसे सीधा खड़ा हुआ है तो पेशेंट को कफ हो जा रही है, और जब चल रहा है तो कफ कम हो जा रही है। स्पाज्मोडिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ, ठीक है, और दुख में इतना हंस रहा है, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर विद इम्पोटेंसी, सेक्सुअल डिज़ायर है बट पोटेंसी नहीं है। थर्स्ट ड्यूरिंग अ चिल्ड, तो ठंड के टाइम पे प्यास लगना। नो थर्स्ट इन फीवर, फीवर में कोई प्यास ना लगना। द कलर चेंजेस इन फेस व्हेन एट रेस्ट, तो इसका फेस का कलर भी चेंज हो जाता है जब ये रेस्ट कर रहा होता है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि पर्सन को बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कान में अगर उसके कोई दिक्कत है, ठीक है, कान में द रोरिंग इन ईयर्स और एम्ब्लियोरेट्स बाय म्यूज़िक, जैसे उसके कान में कोई दिक्कत है तो उसको आराम म्यूज़िक से मिल रहा है ना। पाइल्स में चलने फिरने से मिल रहा है। सोर थ्रोट में जब वो खाना खा रहा है तब दर्द नहीं हो रहा, पर वैसे उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक नॉट बाय ईटिंग, ठीक है, तो जब खाना नहीं खा रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, आराम मिल रहा है। द मोर ही कफ ऑन स्टैंडिंग स्टिल, मतलब जब वो सीधा खड़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा कफ हो रही है। स्पाज्मोडिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ, तो स्पाज्मोडिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ मतलब जब दुख में है तब वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर विद इम्पोटेंसी, तो सेक्सुअल डिज़ायर भी और इम्पोटेंसी भी है। थर्स्ट ड्यूरिंग अ चिल, तो ठंड भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। नो थर्स्ट इन फीवर, तो फीवर के दौरान कोई भी प्यास नहीं लग रही है। द कलर चेंजेस इन फेस व्हेन एट रेस्ट, तो फेस का कलर चेंज हो रहा है रेस्ट के दौरान। कैन नॉट बियर टोबैको स्मोकिंग और बीइंग इन टोबैको स्मोक, तो ये पर्सन को टोबैको नहीं खा सकता, ठीक है, स्मोकिंग नहीं कर सकता। प्रोड्यूसेस एग्रावेट्स हेडेक, तो जब भी ये टोबैको या स्मोकिंग करता है तो इसके हेडेक की कंडीशन बढ़ जाती है। स्वेट ऑन अ फेस ऑन अ स्मॉल स्पॉट ओनली बाय ईटिंग, तो इसका एक पर्टिकुलर फेस में एक पॉइंट होता है जहाँ पर जब ये खाना खा रहा होता है तो उधर इसको पसीना आने लगता है। ओवर सेंसिटिव टू पेन, पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पेन इन स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट्स, तो इसको पूरी बॉडी में पेन नहीं होता, कुछ कुछ जगहों पर इसको दर्द होता है। कंप्लेंट्स रिटर्न्स एट प्रिसाइसली सेम एट द सेम आवर, तो कंप्लेंट क्या होती है, इसको सेम टाइम पे क्या कंप्लेन आ रही है, जैसे 4 बजे होती है तो अगले दिन फिर 4 बजे इसको कंप्लेंट पेट दर्द शुरू हो गया।
नाउ हेडेक एज इफ नेल वॉज ड्रिवन आउट थ्रू द साइड रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन इट। तो इसको हेडेक ऐसा होता है जैसे कि इसको जैसे इसके हम नेल मतलब कील चुभो रहे हों, ठीक है, साइड में, और इसको लेटने से आराम मिलता है। उसी साइड, सेम साइड में अगर आप इसको लिटा दोगे, जैसे लेफ़्ट साइड में इसके कील चुभने से दर्द हो रहा है तो उसी साइड अगर आप लिटा दोगे तो इसको आराम मिलेगा। माउथ एंड टॉकिंग और च्यूइंग बाइट्स इन साइड्स ऑफ चीक। तो जब बात करते हुए या खाना खाते हुए चीक्स के जो साइड हैं ये वो भी बाइट कर देता है। नाउ वीक एम्प्टी फीलिंग एट अ पिट ऑफ स्टमक। तो पिट ऑफ स्टमक क्या होता है कि जो नेवल से ऊपर वाला पार्ट है डेट इज पिट ऑफ स्टमक, तो वहाँ पर इसको वीक एम्प्टी फीलिंग होती है, ठीक है। और जब ये खाना नहीं खा रहा होता तब तो इसको ठीक फील हो रहा होता है, पर जब ये खाना खा रहा होता है तब इसको वहाँ पे एम्प्टीनेस फील हो रही होती है विद इनवॉलेंट्री साइंग, और ये इनवॉलेंट्री साइंग कर रहा होता है। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम कैरियज राइडिंग की, जैसे आजकल कैरियज तो चलते नहीं हैं, तो जैसे बस कार वगैरह में राइडिंग के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन अगर पैरालिटिक ओरिजिन की है, मतलब इंटेस्टाइन में पैरालिसिस हो गया है, काम नहीं करती हैं इंटेस्टाइन प्रॉपरली, ठीक है, तो उस केस में दे सकते हैं एक्सेसिव अर्जिंग रहती है, ठीक है, मतलब ऊपर वाले जो अपर एब्डोमेन है वहाँ पर अर्जिंग रहती है, तो उस केस में दे सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ठीक है, और पर्सन को क्लोजेट मतलब टॉयलेट जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, ऐसी वुमेन जो कि हैबिचुअल कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं और उनमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई है तो उनको ये देना बनता है। प्रोलैप्सस एनाई फ्रॉम मॉडरेट स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, मतलब पर्सन ज़रा सा भी जोर लगाता है स्टूल करने में तो उसका एनस प्रोलैप्स कर जाता है, मीन्स लटक जाता है। स्टूपिंग और लिफ्टिंग, ठीक है, एग्रवेट्स व्हेन द स्टूल इज़ लूज। तो ख़ास तौर पे देखो जब लूज स्टूल है फिर उसको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, फिर उसको स्ट्रेन मतलब उसको प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो उससे उसका एनस लटक जाएगा। देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात है, मतलब हार्ड स्टूल पे नहीं, स्पेशली जब सॉफ्ट स्टूल है तब दिक्कत हो रही है। हीमरोइड्स प्रोलैप्स एट एवरी स्टूल, तो हर स्टूल के बाद इसके जो हीमरोइड्स हैं वो प्रोलैप्स लटक जाते हैं, फिर उनको हाथ से मैकेनिकली रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब उनको उसकी जगह पे। शार्प स्टिचेस टूल्स अप एट रेक्टम, तो इसको जैसे टाँकों वाला दर्द होता है रेक्टम के आसपास और बहुत घंटों तक स्टूल के बाद बहुत घंटों तक बना रहता है। देन नर्वस सिस्टम ट्विचिंग जर्किंग इवन स्पाज्म ऑफ सिंगल लिम्ब और बॉडी व्हेन फॉलिंग असीप, तो इसकी क्या मसल्स जकड़ जाती हैं जब ये सो रहा होता है, या तो पूरी पूरी की पूरी बॉडी में अकड़न हो जाती है या कोई सिंगल लिम्स में अकड़न हो जाती है। देन फीवर रेड फेस ड्यूरिंग चिल, तो पर्सन का जो फेस है वो रेड रहता है चिल के टाइम पे। विथ थर्स्ट ड्यूरिंग चिल ओनली इंक्रीज बाय एक्सटर्नल हीट, तो क्या रहता है कि पर्सन का फेस जो है वो रेड रह रहा है, मतलब चिल के टाइम पे। चिल में क्या रहती है, प्यास लगती है, ठीक है, पर सिर्फ चिल के टाइम पे उसको प्यास लगेगी, और जब उसकी बॉडी का हीट फेस होगा तो उसको प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। तो जो पर्सन की थर्स्ट है उसमें कब आराम मिलता है, जब उसको हीट का फेस आएगा, फीवर में हीट का फेस होता है तो उस टाइम पे उसकी थर्स्ट बंद हो जाती है या कम हो जाती है। हीट विदाउट थर्स्ट, ठीक है, तो हीट में क्या इसको थर्स्ट नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, मतलब हीट हो रही है बॉडी और प्यास नहीं लग रही। और जो कवरिंग करोगे, ठीक है, फीवर में कवरिंग करोगे तो इसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। Note, Ignatia bears the same relation to the disease of women that nux to sanguine bilious man, तो जैसा नक्स वोमी का रिलेशन बियर करती है मैन का, जो सैंगुइन बिलियस मैन होता है उसका ही सेम इग्नेशिया बियर करती है, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इग्नेशिया इज़ द नक्स वोमिका ऑफ वुमेन, ठीक है। देयर आर मैनी मोर इग्नेशिया पर्सन इन नॉर्थ अमेरिका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैरिंग सर कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में उनके पास ज़्यादा पेशेंट्स इग्नेशिया के आते थे एज़ कम्पेयर टू नक्स वोमिका के पेशेंट्स।
नाउ मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो पेशेंट की दिक्कत टोबैको से बढ़ रही है, कॉफ़ी से बढ़ रही है, ब्रांडी से बढ़ रही है, कॉन्टैक्ट से, मोशन से, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से बढ़ रही है, मेंटल इमोशंस और ग्रीफ से बढ़ रही है। आराम किससे मिल रहा है? वार्मथ, हार्ट प्रेशर, स्वेलोइंग, वॉकिंग, इन सब चीज़ों से उसको आराम मिल रहा है। नाउ रिलेशंस, तो ये इनकम्पैटिबल है कॉफ़ी, नक्स वोमिका एंड टैबेकम के साथ। तो हमको इसको कॉफ़ी के साथ, नक्स वोमिका मेडिसिन के बाद या फिर टैबेकम के बाद नहीं देना है। द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ इग्नेशिया आर एंटीडोटेड बाय पल्सेटिला। तो इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको एंटीडोट करती है पल्सेटिला। आई होप you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.